हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम ये देख के आए थे कि इन्वायरमेंट के अंदर है ना बहुत सारे चेंज होते हैं। कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे चेंज होते हैं और हमारी बॉडी को उन चेंजेस का रिस्पॉन्स करना होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज हो रहे हैं वो उन चेंजेस को रिसीव करने का काम करता है। हमारी बॉडी उसकी सेंसेशन लेती है और सेंसेशन लेने के बाद हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल भी कुछ बताए थे, जैसे कि हमने किसी गर्म चीज को टच कर लिया, उसके कारण हम उसको पीछे हाथ का हटाना। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके से बाहर से इन्वायरमेंट से हमें सेंसेशन मिली है और उसका रिस्पॉन्स हमने किया है हाथ हटा के। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस चलते रहते हैं और उनका हम रिस्पॉन्स करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इन रिस्पॉन्सेस को क्रिएट करवाने का काम करता है? इन्वायरमेंट को कौन आई कैन से कौन इसको रिस्पॉन्स करवाने का काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो हमारी बॉडी में कौन सा है? नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इन्वायरमेंट में हो रहे हर चेंज का रिस्पॉन्स करवाएगा हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू। तो आज के इस सेशन में हम नर्वस सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ह्यूमन नर्वस। अब ये नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? इसके हमारे पास दो पार्ट है। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम दो तरीके से क्यों डिवाइड किए हैं और इनका काम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको हम सीएनएस के नाम से भी जानते हैं। तो हम सीएनएस के नाम से भी जानते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और पीएनएस किसकी है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है। इतनी बात हुई क्लियर। अब उसके बाद अब जो हमारी बॉडी के अंदर से इन्वायरमेंट से हमने सेंसेशन लिया उसका हमने रिस्पॉन्स करना है, वो किसके थ्रू होगा? हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू। उसके अंदर दो कैटेगरी हैं, एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब जो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आई है या फिर जो भी हमारे पास सेंसेशन आया है, अब हमें क्या करना है? उसका रिस्पॉन्स करना है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम है, एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है कोई ऐसा होगा जो सेंटर में प्रेजेंट होगा और वो एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, जैसे किसी भी मान लो ये क्या है, बॉडी है और उसके सेंटर में कोई चीज प्रेजेंट होगी, वो क्या कर रही होगी? ऑल बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही होगी। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा? सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा। हमारी बॉडी को जो भी रिस्पॉन्स देना है एनवायरनमेंट को, उसको क्या करेगा? ये कंट्रोल करने का काम करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब कोई ना कोई ऐसी जगह है जो हमारा सेंटर है और वहां पे क्या होता है? इन एक्टिविटीज को, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, उनका रिस्पॉन्स किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है? तो हमारा ये जो पार्ट है ना, हमें दिखाई दे रहा है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड का पोर्शन, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें कौन सी आई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो आया हमारा ब्रेन और दूसरा आया हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या है? ये हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। हमें किसी भी चीज का रिस्पॉन्स देना है तो वो रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करवाएगा? वो हमारा ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड करवाएगा। ठीक है, ब्रेन
अलग टाइप की एक्टिविटीज को कंट्रोल करवाएगा। अब स्पाइनल कोड है जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह है, तो उनको कंट्रोल करने का काम किसका होगा भाई, स्पाइनल कोड का होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका मतलब ये कहाँ होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। और हमें पता चल गया कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन इंक्लूड है, एक हमारा ब्रेन इंक्लूड है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है। तो इनका काम अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, तो इनका मतलब इनका काम कैसा होगा, बिल्कुल सेंटर का ही होगा। अब ये खुद तो उठ के जाके नहीं कर सकते ना कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट। देखो एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ठीक है, या फिर हमारा किसी गर्म चीज को टच हो गया। अब अगर हमारा किसी गर्म चीज को हाथ लग गया है, टच हो गया है, इसका मतलब हमें बाहर से सेंसेशन आई, क्या वो सेंसेशन हमारे ब्रेन ने डायरेक्टली ली है, क्या नहीं ली, ना ही स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्टली टच में था हमारा हैंड, नहीं था। तो फिर ऐसी क्या चीज थी जो उस सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गई। देखो वहां पे लेके क्यों जाएगी उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि वो हमारा सेंटर है। जो भी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का जो भी रिस्पॉन्स आना है वो किसको देना है, या तो ब्रेन को देना है या फिर स्पाइनल कॉर्ड ने उसका रिस्पॉन्स करना है। तो अब हमें जरूरत है कि अगर बाहर से हम सेंसेशन ले रहे हैं किसी भी बॉडी पार्ट के थ्रू, चाहे वो हमारी लेग्स हैं, चाहे वो हमारी आईज हैं, चाहे वो हमारे हाथ है, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट है, हमें क्या करना है, बाहर से इन्वायरमेंट से हम सेंसेशन ले रहे हैं। मान के चलो हमने हाथ से ही सेंसेशन ली, मैंने गर्म चीज का मेरा हाथ लग गया। अब वो हाथ तो रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी नहीं रखता है, वो खुद तो सोच समझ के क्या नहीं कर सकता, रिस्पॉन्स नहीं कर सकता कि भाई हाँ उसका गर्म चीज को हाथ टच हुआ, वो अपने आप तो उसको पीछे नहीं कर सकता, उसको किसी की गाइडेंस की जरूरत है, उसको किसी के कंट्रोल की जरूरत है कि भाई वो बताएगा इसको। तो सेंटर वाले बताते हैं ना हमेशा, कोई भी बात हो तो ये सेंटर बताएगा, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड होगा कि उसको क्या करना है, वो हाथ हटाना है, नहीं हटाना है, क्या रिस्पॉन्स करना है, तो वो बताएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इतनी बात हुई क्लियर। अब हमारा ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, स्कल के अंदर प्रेजेंट। अभी वो मैं चीजें आगे बताऊंगी कि ब्रेन के बारे में ही पढ़ना है हमें आज। तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट है और यहाँ पे गर्दन के पास हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। और स्पाइनल कॉर्ड की तो एक्सटेंशन और भी ज्यादा है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वही होती है, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अब मान लो मैंने टच किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, गर्म ऑब्जेक्ट को मेरा हाथ लग गया, टच हो गया वो, तो अब यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए, ब्रेन तक जानी चाहिए, क्योंकि हमें सेंटर में ही पहुंचानी है इंफॉर्मेशन। अब उसको कौन लेके जाएगा, उसको लेके जाएंगे हमारी नर्व्स, ठीक है, उसको लेके जाएंगे नर्व्स। तो इतनी बात हुई क्लियर। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो सेंटर का पार्ट है हमारा, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके, सेंस करके उसका रिस्पॉन्स करवाएंगी। लेकिन एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब सेंट्रल का तो पता चल गया जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी होंगी नर्व्स, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन होंगी, हमारी नर्व्स। अब ये क्या करेंगी, ठीक है, नर्व्स के अंदर क्या होता है, नर्व्स के अंदर हमारे न्यूरॉन्स वगैरह हैं वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है, वो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह जो हैं वो ट्रेवल करते हैं। अब जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि मेरा हॉट ऑब्जेक्ट को टच हो गया है हाथ, अब हाथ से ब्रेन तक जो सेंसेशन को लेके जाएगा ना, ब्रेन तक जो मैसेज लेके जाएगा कि हाँ भाई गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लग गया है, फिर वो जब ब्रेन के पास मैसेज जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, वो हमारी नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, नर्व्स के थ्रू जाएगा। अब वो जो नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवा रही हैं किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, वो कौन से पार्ट में आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब ब्रेन ने उसको स्टडी किया, उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करने की एबिलिटी ब्रेन के अंदर है या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, फिर उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, अब ब्रेन के पास चलो मैसेज तो आ गया कि गर्म ऑब्जेक्ट को टच हुआ है, लेकिन उस हाथ का हटाना भी जरूरी है। तो ये इंफॉर्मेशन हाथ तक कौन पहुंचाएगा कि अब पीछे की तरफ करना है हाथ, तो वो ब्रेन से मैसेज जाएगा हमारे
हैंड तक, और उसको लेके कौन जाएगा, ये नर्व्स लेके जाएंगे, ये न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। इतनी बात हुई क्लियर कि हमारा एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे। ये क्या करते हैं, ये किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिसीजन लेने का काम करते हैं। अब वो जो डिसीजन ले लिया उसका रिस्पॉन्स तो ऑब्वियस सी बात है किसी बॉडी ऑर्गन को ही करना होगा। तो बॉडी ऑर्गन से जो, अब इनका काम है डिसीजन लेने का। अब कोई तो ऐसा भी होगा ना इनका सिपाही जो इंफॉर्मेशन को लेके आता होगा और तो इसने फैसला सुनाया है उसको बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता होगा। अब वो पहुंचाने का काम कौन करेगा, उस इंफॉर्मेशन को लाने का और इसके ऑर्डर को लेके जाने का बॉडी ऑर्गन, वो काम होगा हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा नर्व्स का पार्ट आएगा, न्यूरॉन्स का पार्ट आएगा, जिसमें न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे और इंफॉर्मेशन को किसी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेके आने का काम करेंगे, और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है उसको उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे। इतनी बात हुई क्लियर। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, सीएनएस के ऊपर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास कौन कौन है, एक तो हमारा ब्रेन है, ठीक है, एक हमारा ब्रेन है और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो पहले ब्रेन की बात करते हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। जब ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लेंगे तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। के बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है फिर उसकी बात करेंगे, तो हमारा नर्वस सिस्टम इस तरीके से कंप्लीट होगा। इतनी बात हुई क्लियर। अब देखो बात किसकी करनी है, हमें करनी है ब्रेन की। ब्रेन की, ब्रेन क्या है, ब्रेन एक बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है, एक तरीके से कंट्रोलिंग सेंटर ही हो गया ना। ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज को। इसका मतलब इसका जो काम है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा नाजुक है। हमारा ब्रेन कैसा है, लिख देती हूँ, हमारा ब्रेन कैसा है, बहुत ज्यादा नाजुक, ठीक है। नाजुक है तो इसका मतलब हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी पोर्शन है जो कि बहुत ज्यादा नाजुक होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत होती है उसको, और उस प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है जो उस बॉडी ऑर्गन को कवर करके रखता है। जैसे कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, और हमारी स्किन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मसल्स वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए हमारी पूरी बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है भाई, स्किन प्रेजेंट है, तो वो भी प्रोटेक्शन का काम कर रही है एक तरीके। लास्ट लेक्चर्स के अंदर जब पढ़ के आए थे तो हमने ये भी देखा था भाई, किडनी नाम की एक स्ट्रक्चर थी, किडनी थी, तो किडनी के ऊपर, किडनी भी कैसी थी, एक डेलिकेट स्ट्रक्चर, किडनी भी क्या थी, एक डेलिकेट स्ट्रक्चर थी, बहुत ज्यादा नाजुक स्ट्रक्चर थी। अब किडनी की प्रोटेक्शन, किडनी को अगर इतनी ज्यादा नाजुक है तो किडनी को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब किडनी को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट थी ना। किडनी को हम और किस नाम से जानते हैं, रीनल नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर जो कैप्सूल प्रेजेंट था जो इसकी प्रोटेक्शन का काम कर रहा था उसको हमने नाम दिया था रीनल कैप्सूल। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डेलिकेट पार्ट हैं उनके ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर होती, जैसे कि हमारा हार्ट है जिसको हम कार्डियम नाम से जानते हैं, तो उसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर्स थी। तो अभी उनके बारे में डिस्कस नहीं करना, अब बात किसकी है, ब्रेन की है। ब्रेन क्या है, बहुत ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर है, अब उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी होगी, देखो अगर नॉर्मल केसेस की बात करें, अभी हमें पता है कि भाई हमारा ब्रेन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। मान लो हम साइकिलिंग कर रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चला रहे हैं, तो उस टाइम पे हम प्रोटेक्शन के लिए क्या लेते हैं, उस टाइम पे हम प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट ले लेते हैं, ठीक है। हमारे घुटनों में कहीं चोट ना लग जाए गिरने के कारण, तो उसके कवर हम ले लेते हैं, ठीक है। हमारी जो यहाँ पे होती है, ठीक है, इन बोन्स के लिए भी हम क्या ले लेते हैं, कोई ना कोई कवरिंग ले लेते हैं, प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ बांध लेते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप के आई थिंक स्पोर्ट्स वालों को पता होगे, मेरा अभी स्किप हो गया माइंड से। तो हर एक चीज के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई आउटर कवरिंग का यूज करते हैं।
और जैसे कि सिर पे पहनने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हेलमेट पहनते हैं, ठीक है, हेलमेट पहनते हैं। लेकिन अब हेलमेट हम हमेशा थोड़े ही पहने रहेंगे, तो उसके लिए क्या कर रखा है, उसके लिए भगवान ने नेचुरल हेलमेट हमें दे रखा है ताकि ब्रेन की प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए एक नेचुरल हेलमेट दिया, नेचुरल हेलमेट दिया है, जिसका क्या नाम है, स्कल नाम है। स्कल क्या है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेचुरल हेलमेट है। लेकिन ये जो स्कल होती है ना, ये स्कल क्या होती है, ये स्कल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो हमारा बोन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। ये हेलमेट की तरह काम करता है। एक बार दिखा देती हूँ, ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी स्कल है। ये क्या है, स्कल है। अब इस स्कल के अंदर है ना सारी चीजें। अब ब्रेन का पोर्शन तो रह गया, ये बाकी पोर्शन है, ये भी स्कल का ही पार्ट है। इस कंप्लीट बॉडी को हम बोलेंगे स्कल। लेकिन ये इसका जो इतना सा पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ब्रेन क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो उसका हम नाम देते हैं क्रेनियम, का नाम क्रेनियम, ठीक है। ये क्या है, पूरी स्कल है जो कि एक नेचुरल हेलमेट है एक तरीके का, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इस स्कल के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं, ठीक है। इसका एक पोर्शन ऐसा है जो स्पेशली किसको कवर कर रहा है, हमारे ब्रेन को कवर कर रहा है, और बाकी स्कल का जो पोर्शन है, जो हड्डियां हैं, वो हमारे माउथ की जो फेशियल, एक तरीके से बोल दो कि फेशियल बोन्स है, उनसे भी बना हुआ होता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्कल। और इसके अंदर जो वो पार्ट है जो स्पेशली किसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे क्रेनियम का पार्ट, ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या है, क्रेनियम ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो बोन से बनी हुई है, और ये क्या करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब आ जाओ दोबारा, यहाँ पे बना देते हैं, मान लो हम एक ये ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा ब्रेन का होता है। ये स्पाइनल कोड होता है, ये ब्रेन होता है, ये स्पाइनल कोड, ये ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होती है, एक तरीके का ब्रेन का ही एक्सटेंशन, ठीक है, ब्रेन का ही एक्सटेंशन मान लो स्पाइनल कोड होती। अब ये जो ब्रेन है ना, इसको अभी बताया था कि प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक चीज बताई, क्या, कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्कल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, स्कल प्रेजेंट होती है। अब स्कल का पूरा पोर्शन तो बनाएंगे नहीं, कि इसका ये पोर्शन बना देते हैं, ठीक है, इतना सा पोर्शन बना देते हैं। ये क्या है, स्कल है। अब स्कल क्या थी, स्कल तो भाई वो पूरा पोर्शन थी जिसके अंदर फेशियल बोन्स भी आ रही थी हमारी, और हमारी क्रेनियम भी आ रही थी। मतलब वो स्पेसिफिक बोन्स जो हमारे सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो भी स्कल के अंदर ही आ रही थी। और जो हमारा ये फेस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे टच करते हैं तो ये जो हार्ड हार्ड लगता है, ये क्या है, हमारी फेशियल बोन्स है। जो चिन की तरफ अगर यहाँ पे टच करके देखे तो हार्ड स्ट्रक्चर लगेगा, ये क्या है, हमारी बोन्स हैं। और अगर ये फेस की बोन्स हैं तो हम इन्हें बोलेंगे कि फेशियल बोन्स हैं। तो स्कल क्या है, स्कल एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें फेशियल बोन्स भी काउंट होंगी, और हमारे जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है क्रेनियम बोन्स, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड। तो अभी ये जो स्कल है, ये क्या है, पूरा स्कल। स्कल क्या करेगा, एक नेचुरल हेलमेट है स्कल, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। इतनी बात हुई क्लियर। अब उसके बाद ये जो पोर्शन है ना, जो हमारे ब्रेन के इस तरीके से ऊपर कवरिंग है, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड कवरिंग होती है, ये बोन से बनी हुई होती है, इसको हम बोलेंगे क्रेनियम, तो हम बोलेंगे क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, क्रेनियम एक बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। अब इस क्रेनियम के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, क्रेनियम बोन्स, क्रेनियम। अब ये क्रेनियम बोन्स कितनी प्रेजेंट होती हैं, क्रेनियम बोन्स टोटल प्रेजेंट होती हैं हमारे 8। ये 8 हड्डियां आपस में मिलके क्रेनियम की फॉर्मेशन करती हैं, और ये क्रेनियम हमारे किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है।
ये तो हो गया आउटर प्रोटेक्शन की बात कि भाई अगर हमें कोई चोट लग जाए वैसे तो क्रेनियम के ऊपर ही हिट होके रह जाएगी, वो हमारे ब्रेन तक इफेक्ट उसका नहीं पहुंचेगा। इतनी बात हुई क्लियर। अब उसके बाद क्या ये स्कल या फिर बोल दो कि क्रेनियम, क्या ये क्रेनियम ही सफिशिएंट है इतने डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। हमें और भी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ब्रेन ही क्या है, हमारा कंट्रोलिंग पार्ट है। अगर हमारा सेंटर ही खराब हो जाएगा या फिर डिफेक्टेड हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स किसी भी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको कोई यही बताने वाला नहीं होगा कि उनको काम क्या करना है, उसको रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है सराउंडिंग के प्रति। ठीक है, तो ब्रेन हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रोटेक्शन केवल हम स्कल से तो नहीं करेंगे, क्रेनियम से तो नहीं करेंगे, तो और भी कुछ एक प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इतनी बात तो आ गई समझ के। क्रेनियल बोन्स है वो 8 प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करेंगे ब्रेन को। अब उसके बाद कुछ लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। उनका क्या नाम है? उनका नाम है मिनिंग्स। ठीक है, मिनेंजिस बोल दो, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आती रहती है। मिनेंजिस नाम की लेयर्स होती हैं। अब मिनेंजिस नाम की लेयर्स हैं तो इस नाम से थोड़ा ये तो आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी ना, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। अब वो प्रोटेक्टिव, अगर मैंने मेम्ब्रेन्स बोला है तो वो एक मेम्ब्रेन तो नहीं होगी, एक लेयर तो नहीं होगी। वो लेयर कितनी होंगी भाई? एक से ज्यादा ही होंगी, इसीलिए हमने प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स बोला। मिनिंजिस जिसका नाम देते हैं, मिनिंजिस हम उसको कंबाइंड स्टेट में बोलते हैं कि भाई कंबाइंड जो जितने भी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उसको कंबाइंड फॉर्म में हम मिनिंजिस बोलते हैं। और अगर उन लेयर्स को अलग अलग करके स्टडी करें तो वो होती हैं हमारे 3। क्या वो कितनी प्रेजेंट होती है? हमारे 3 प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन सी प्रेजेंट हो? एक लेयर तो प्रेजेंट हो, हमारा ब्रेन होता है उसके बिल्कुल टच में। क्या दूसरी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगी? लेयर प्रेजेंट होगी इस तरीके से। तो तीसरी लेयर होगी वो हमारे प्रेजेंट होगी और तरीके से। अब ये है ना, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसके ऊपर टाइम लगाया जा रहा है। ना पता चला कि जो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं ये किस लिए हैं? ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, क्योंकि सिर्फ स्कल सफिशिएंट नहीं थी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन। अब ये जो 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं इनका क्या काम होगा? इनका काम भी भाई प्रोटेक्शन का ही होगा। तो ये क्या करेंगे? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। अब इनकी मैं थोड़ी, तो इस तरीके की होगी। ये क्या है? हमारा पूरा ब्रेन है और इसके ऊपर इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होगी। करके देखेंगे तो इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ये लेयर्स क्या कर रही हैं? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्ड में स्टडी करने के लिए मैं बता देती हूँ किस तरीके से किया गया। अब जो ये फर्स्ट लेयर है का क्या नाम होता है और इस सेकंड लेयर का क्या नाम होता है और इनका काम कैसा होता है और ये होती कैसी हैं, इनके बारे में देख। तो जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है क्या? मैटर। क्या? मैटर। अब इस क्या मैटर का क्या मतलब है? मैटर, मैटर वर्ड हम यूज करते हैं मैटरनल, तो हमारी मैटरनल फीलिंग या मतलब जो एक माँ की बच्चे के लिए होती है, तो उस टाइप से। मतलब अगर हमने मैटर यूज किया है, यहाँ पे मैटर वर्ड यूज किया है, इसका मतलब वो केयरिंग या फिर लविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इस मैटर का क्या मतलब होता है? इस मैटर का मतलब होता है लविंग या फिर बोलते हैं केयरिंग। अब जो ये लेयर्स हैं उसका काम क्या है?
का काम इसकी प्रोटेक्शन का ही है, मतलब ब्रेन की केयर करने का काम है, तो इसीलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, हमने उसे मैटर नाम दे दिया, पिया मैटर। दूसरा नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, आर्केनॉइड। आर्केनॉइड का क्या है हमारी मैटर। तीसरी क्या है, एक सेकंड, हमारी मैटर, हमारी मैटर। तो ये तीन तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर्स हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, ये उसके प्रोटेक्शन कर। अब इसके अंदर, अब ये जो तीनों लेयर्स हैं उनके क्या क्या खास बातें होती हैं, जो हमारी पिया मैटर है उसकी क्या खास बात है, आर्केनॉइड की क्या खास बात है, और हमारी जो लास्ट की है ड्यूरा मैटर है उसकी क्या खास बात है। तो हमारी पिया मैटर की लेयर होती है, देखो, और उसके बाद फिर आर्केनॉइड, लास्ट वन कौन सी आ गई, मैटर। देखो भाई, ये जो तीनों लेयर्स हैं बार बार रिपीट हो रही है, ये जो तीनों लेयर्स हैं प्रोटेक्शन का काम करेंगी। अब पिया मैटर जो है वो हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे थे, जो पिया मैटर की लेयर है ना वो ब्रेन से कहीं ना कहीं अटैच्ड है, ब्रेन से कहीं ना कहीं टच में है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो पिया मैटर की लेयर है वो ब्रेन के टच में है, उसको टच कर। पिया मैटर एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है ब्रेन की, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ वो बिल्कुल ब्रेन के टच में रहती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। इतनी बात हुई क्लियर। दूसरी चीज, ये जो होती है ना ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लेयर होती है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट लेयर होती है। इसका काम क्या है भाई, इसका काम वही है, प्रोटेक्ट करने का काम है। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो आर्केनॉइड, आर्केनॉइड वो दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर है जो ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगी। सबसे पहले है पिया मैटर, उसके बाद है आर्केनॉइड। अब ये जो आर्केनॉइड है ये भी एक तरीके की लेयर है, क्या काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर है। दूसरी बात ये है ना स्पॉन्जी लेयर होती, स्पॉन्जी लेयर होती। अब इस स्पॉन्जी लेयर का क्या मतलब है, जैसे कि मकड़ी जाला नहीं बना लेती, मकड़ी जैसे जाला बना लेती है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर कुछ हमें दिखाई देता है, किसका, आर्केनॉइड का। आर्केनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मकड़ी के जाले के जैसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा स्पंजी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसका भी क्या काम है, इसका काम भी हमारे प्रोटेक्शन का ही है। उसके बाद है ड्यूरा मैटर। अब ये ड्यूरा मैटर क्या चीज होती है, ये ड्यूरा मैटर आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अब इस ड्यूरा मैटर की एक और खास बात है कि ये किससे, स्कल से, ये स्कल से अटैच्ड रहती है, स्कल से अटैच्ड रहती है, मतलब ये स्कल के टच में रहती है। तो तीनों एक बार दोबारा से रिपीट करें, तीन टाइप की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट वन इज पिया मैटर, दूसरा आर्केनॉइड, थर्ड वन इज ड्यूरा मैटर। पिया मैटर की क्या खास बात है कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट लेयर होती है, ब्रेन के बिल्कुल डायरेक्टली टच में रहती है। दूसरी थी हमारी आर्केनॉइड, आर्केनॉइड एक स्पंजी लेयर होती है, मकड़े के जाले के जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, और जो हमारी आर्केनॉइड होती है वो बहुत ज्यादा स्पंजी लेयर होती है। ठीक है, और ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है। तीसरी कौन सी थी, ड्यूरोमेटर। ड्यूरोमेटर की क्या खास बात है कि वो स्कल से अटैच्ड रहती है। पिया मैटर ब्रेन से अटैच्ड थी, ब्रेन से अटैच्ड थी डायरेक्टली, लेकिन जो हमारी ड्यूरोमेटर है वो किससे अटैच्ड है, स्कल से अटैच्ड है। ये जैसे कि सॉफ्ट थी, ये स्पंजी थी, और हमारी तो ड्यूरोमेटर की होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। स्कल के जितनी तो हार्ड नहीं होती, लेकिन मेम्ब्रेन्स के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड यही होती है। ठीक है, तो ड्यूरोमेटर की इतनी बातें आई समझ। और ये लेयर्स हैं किस तरीके से प्रेजेंट, जो हमने इस तरीके से ये ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाई थी,
और उसके ऊपर ये जो ऐसे लेयर्स करके प्रेजेंट थी, वो लेयर्स हमने यहाँ पे बनाई है। ये कौन सी बनाई थी हमने? पिया मैटर, और दूसरी कौन सी थी? आर्केनॉइड। आर्केनॉइड, ARAH, आर्केनॉइड। ये बार बार लिखने का है ना, यही रीजन है कि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स प्रेजेंट थी। अब ये जो लेयर्स प्रेजेंट हैं, अब बात आती है कि क्या ये जो लेयर्स हैं वो ऐसे ही मेम्ब्रेन बनी हुई है या इनके बीच में भी कुछ प्रेजेंट होता है? तो देखो, जो हमारी पिया मैटर है और जो आर्केनॉइड है, पिया मैटर है और जो आर्केनॉइड है, उनके बीच में है ना कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं CSF। तो हम बोलते हैं CSF। अब इस CSF का क्या मतलब है? CSF का मतलब होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या चीज होती है? एक बात तो माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्रेन के ऊपर ये जो जितने भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, उनका काम है प्रोटेक्शन का। तो अगर इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, तो उसका भी काम किसका होगा? उसका भी काम ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का ही होगा। तो एक बात ये क्लियर रखो कि पिया मैटर और आर्केनॉइड, इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, वो होता है CSF फ्लूइड, CSF। ठीक है, अब ये CSF क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड आर्केनॉइड और पिया मैटर के बीच में प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, मान लो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से, इस तरीके से उसकी क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद एक लेयर फिर ये भी है। अब इसके बीच में तो क्या होगा? इसके बीच में तो यहाँ पे प्रेजेंट है, मानो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? CSF प्रेजेंट है। तो अब ये 2 मेम्ब्रेन और रहेगी, आर्केनॉइड, और इसके बीच में भी कोई ना कोई फ्लूइड प्रेजेंट रहना चाहिए। ये क्या है? CSF है। अब इस आर्केनॉइड और इस ड्यूरोमेटर, आर्केनॉइड और ड्यूरोमेटर, इनके बीच में भी कोई ना कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इनके बीच में भी कोई ना कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा। उस फ्लूइड का क्या नाम है? तो देखो, ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम दे देंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है इनके बीच में? इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि हर एक चीज के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात हुई क्लियर कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है हमारे? यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्रेन की प्रोटेक्शन के अंदर हमारे यही पॉइंट थे। कौन कौन से? एक तो स्कल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक स्कल प्रेजेंट होती है जो कि एक हड्डियों का एक ढांचा होती है। स्कल के अंदर हमारे दोनों पोर्शन आएंगे, फेशियल बोन्स भी और क्रेनियल बोन्स भी। क्रेनियल बोन्स स्पेशली ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। फेशियल बोन्स है वो भी एक तरीके से इसके प्रोटेक्शन का ही काम करती है हमारे ब्रेन की, बट वो फेशियल स्ट्रक्चर को भी बनाती है। ठीक है, दूसरी बात हमारी किसकी आई थी? ब्रेन के बाहर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट थी, जिसको हमने नाम दिया था मेनिंजेस। अब वो मेनिंजेस क्या है? वो मेनिंजेस के अंदर 3 टाइप की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। 3 टाइप की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उन मेम्ब्रेन के क्या नाम थे? पिया मैटर, आर्केनॉइड और ड्यूरोमेटर। पिया मैटर, आर्केनॉइड, ड्यूरोमेटर। अब इनके भी फंक्शनिंग हमने अच्छे से देख लिए कि जो पिया मैटर है वो ब्रेन के डायरेक्टली टच में है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मेम्ब्रेन है और ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है। दूसरी आर्केनॉइड जो थी, उसका क्या काम था? वो थोड़ी सी स्पंजी लेयर थी, मकड़ी के जाले के जैसे स्ट्रक्चर है, और वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है। पिया मैटर से जस्ट ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन पिया मैटर से बिल्कुल भी टच नहीं होती है। ठीक है, अब पिया मैटर और आर्केनॉइड, उनके बीच में एक टाइप का फ्लूइड भरा रहता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है ब्रेन की। उसके अंदर जो वो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने नाम दिया है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होगा? आर्केनॉइड के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी ड्यूरोमेटर। अब वो ड्यूरोमेटर जो है वो भी प्रोटेक्शन का काम करेगी, लेकिन अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, ये थोड़ी सी हार्ड टाइप की होती है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि स्कल से अटैच्ड रहती है। ये स्कल से
अटैच्ड रहती है। मानो ये क्या है हमारी, ये यहाँ पे हमारी स्कल है, तो इस स्कल से क्या रहती है, ये अटैच्ड रहती है। ठीक है, इतने बातें हुई क्लियर। अब इसको थोड़ा सा रिटन फॉर्म में भी देख लें क्या, किस तरीके से तो पूरे स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो देखो, ह्यूमन का ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले बात आती है इसके प्रोटेक्टिव लेयर्स की। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर्स की। स्कल, स्कल क्या होती है, स्कल इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन, स्कल इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन को जो भी स्ट्रक्चर कवर करके रखता है उसको हम बोलते हैं स्कल। और पूरी स्कल क्या है हमारी, ये इस तरीके से खोपड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, स्कल को हम क्या बोलते हैं, स्कल को क्या बोलते हैं, खोपड़ी। ऐसे लिखा हुआ आपको ज्यादा अच्छा लगता है। स्कल को हम क्या बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, खोपड़ी बोलते हैं। ये क्या होती है, ब्रेन की कवरिंग होती है। बोनी स्ट्रक्चर इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। अब बोनी स्ट्रक्चर का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ, मेड ऑफ बोन्स, मेड ऑफ बोन्स के हड्डियों से बना हुआ है, हड्डियों से, हड्डियों से बना हुआ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कि भी मेड ऑफ बोन्स है। ठीक है, हाउस ब्रेन और सेंसरी स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेंसेशन का काम करते हैं, सेंसेशन रिसीव करते हैं, और साथ ही साथ इसको हम ब्रेन का हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन का हाउस भी बोलते हैं, या फिर इसको ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम जो है हमारा उसको ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसको ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाला है कि जो हमारा क्रेनियम है उसको किसके नाम से जानते हैं हम, ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स एक तरीके का डिब्बे लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसी चीज को इंक्लोज करके रखते हैं, अपने अंदर रखती है। तो हम, हमारा ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन हमारा यहीं पे तो प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। अब ब्रेन के बाहर क्या है, ये एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को अपने अंदर रखा हुआ है, तो इसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं। अब जो हमारा स्कल है उसके दो पार्ट होते हैं, कौन सा, एक तो क्रेनियम और दूसरा मैंडिबल। एक क्रेनियम, दूसरा मैंडिबल। जो अभी पहले आधे घंटे से मैं बताती आ रही हूँ कि हमारा जो स्कल है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रेनियम का पार्ट, दूसरा मैंडिबल का पार्ट। अब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना वो बोन्स से मिलके बना हुआ है। टोटल बोन्स कितनी है, 22 बोन है। टोटल बोन्स कितनी है, 22 बोन प्रेजेंट है। किसके अंदर, 22 बोन से जो प्रेजेंट है वो हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट है। अब ये 22 बोन्स में से कुछ बोन्स ऐसी हैं जो क्रेनियम का पोर्शन बना रही हैं, कुछ बोन्स ऐसी हैं जो हमारे किसका पोर्शन बना रही हैं, कुछ बोन्स ऐसी हैं जो हमारे क्रेनियम का पोर्शन बना रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो मैंडिबल का पोर्शन बना रही है। अब क्रेनियल बोन, क्रेनियम की जो फॉर्मेशन कर रही है उसको हम बोल रहे हैं कि क्रेनियल बोन्स हैं। ये क्रेनियल बोन्स टोटल 8 प्रेजेंट होती हैं जो क्रेनियम को बनाती हैं। क्रेनियम बोन्स 8 प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रेन को अपने अंदर इंक्लोज करके रखती हैं। उसके बाद जो हमें ये फेस दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये जो फेस दिखाई दे रहा है इसको बनाने में भी बहुत सारी हड्डियां लगी हैं। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वो मैंडिबल का पोर्शन देते हैं। और जो फेशियल बोन्स हैं वो टोटल 14 प्रेजेंट होती हैं। टोटल 14 क्या है हमारी फेशियल बोन्स हैं, ये फेस स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये फेस की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक, अब उसके बाद मेनिंजस, स्कल क्या थी, प्रोटेक्टिव लेयर थी, उसके बारे में हमने देख लिया कि भाई स्कल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से पोर्शन है। अब बात आई मेनिंजस की। अब ये मेनिंजस क्या है, ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं। तो थ्री लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू और मेम्ब्रेन्स, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं ब्रेन के। प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं 3 टाइप की लेयर्स। अब जो मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर बनाया था ये इतना ही पोर्शन दिखाया है ताकि जो डायग्राम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। नहीं तो ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ये यहाँ पे चारों तरफ इसके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चारों तरफ, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्शन कर रही है ना ब्रेन की। अब ऊपर ऊपर से प्रोटेक्शन करके थोड़े ही होगा कुछ,
ऊपर ऊपर से अगर ये प्रोटेक्शन कर देंगे तो ऊपर की चीजों से तो बचा लेंगे, अगर किसी ने साइड में से लगा दिया फिर तो इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन की जरूरत ब्रेन को चारों तरफ से है। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को ही प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्पाइनल कोड एक तरीके की एक्सटेंशन ही है ब्रेन की। तो ये तीनों जो लेयर्स होती हैं, जो मेनिंजस की मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं। तो देखो अब ये जो 3 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी प्रेजेंट है। ड्यूरा मैटर, ये कैसी होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है और क्लोजेस्ट टू स्कल और हार्ड लेयर होती है। ये बातें बार बार रिपीट कर दी हैं कि हार्ड स्ट्रक्चर है और किससे टच में है, स्कल के टच में है। ठीक है, ये क्या है, स्कल के टच में है। उसके बाद है आर्केनॉइड, ये मिडिल लेयर होती है, किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी पिया मैटर और ड्यूरा मैटर, इन दोनों के बीच में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होती है ये मेम्ब्रेन, जैसे बताया था ना कि मकड़ी का जाला, उस तरीके की हमारी क्या होती है आर्केनॉइड, और ये स्पॉन्जी लेयर होती है। फिर आई पिया मैटर, ये सबसे ज्यादा अंदर के साइड की लेयर होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसकी खास बात यह है कि ब्रेन से ये टच में रहती है, क्लोजेस्ट टू योर ब्रेन टिश्यू। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट लेयर है, जैसे कि ड्यूरा मैटर बहुत ज्यादा हार्ड लेयर थी, ये एक सॉफ्ट लेयर है। ठीक, अब हमने एक स्ट्रक्चर को, एक फ्लूइड को और पढ़ा था कि हमारे पिया मैटर और आर्केनॉइड, उनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम नाम देते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये क्या होता है, ये एक तरीके का क्लियर कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है दैट फ्लो इन एंड अराउंड ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है पिया मैटर के बाहर की साइड। और वो जो फ्लूइड होता है उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, मतलब कोई कलर की पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा, ये वाटरी टाइप का फ्लूइड होता है। अब इसकी खास बातें क्या होती हैं CSF की। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करता है। सबसे पहला काम जो करता है वो करता है ये प्रोटेक्शन का काम, पहले प्रोटेक्शन का काम। CSF प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम डैमेज बाय बफरिंग द ब्रेन। इन अदर वर्ड्स CSF एक्ट एज क्वेश्चन ए ब्लो टू द हेड एंड लेसन इम्पैक्ट। मतलब बाहर से अगर कोई भी ऐसी चीज आ रही है भाई, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। कुल मिला के समझो कि हमारा जो CSF है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा कि भाई जब भी कभी बफरिंग होने लग जाए, ठीक है, इस तरीके से बफरिंग होने लग जाए, उस टाइम पे ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा कि ताकि ब्रेन के ऊपर कोई लोड ना पड़े। उसके बाद है बायोनेंसी। बायोनेंसी क्या होती है, बिकॉज द ब्रेन इज इमर्ज्ड इन द फ्लूइड नेट वेट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, फिजिक्स के अंदर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की पूरी स्टोरी तो मैं अभी नहीं बताऊंगी ना, मैं पूरा उसको समझाने वाली, क्यों, क्योंकि हम बायोलॉजी पर, लेकिन थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन सा दे देती हूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, उसने अपनी एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर एक बात बताई गई थी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर या वाटर के अंदर उसको कंप्लीटली इमर्ज करते हैं या फिर पार्शियली उसको दबाते हैं ना, सप्रेस करते हैं, या फिर बोल दो उसमें डुबोने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम नाव में बैठ के जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं कि पानी के ऊपर दबाव लगाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसके अंदर धंस देते हैं, ये लगा लो, ठीक है ना। तो या तो हम उसको पार्शियली डुबा दें या फिर उसको फुली डुबा दें, तो उस टाइम पे कुछ वाटर अपनी जगह से हट जाता है। देखिए चीज, कभी तैरने गए होगे, उस टाइम पे जब पानी के अंदर डुबकी लगाई है, तो जहां पे भी आपने डुबकी लगाई है उस नदी के पोर्शन के अंदर या फिर स्विमिंग पूल के अंदर, तो जहां पे भी आपने डुबकी लगाई है वहां से पानी डिस्प्लेस हो गया होगा, इधर उधर हट गया होगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया था, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली पानी के अंदर डुबोते हैं तो उस टाइम पे कुछ वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, और वो जो पानी है वो ऊपर की साइड में एक फोर्स लगाता है, वो ऊपर की साइड एक फोर्स लगाता है जिसको हम नाम देते हैं बायोएंट फोर्स।
तो अब जो नेट वेट होगा ना उसका, देखो पहले क्या था, एक्चुअल वेट था। मान लो आपका वेट है 60 केजी, ठीक है, आपका वेट है 60 केजी। 60 केजी आपका वेट तब है जब आपने स्विमिंग पूल के अंदर आप नहीं गए थे। उसके बाद जब आपने उसमें डुबकी लगाई तो आपने कुछ ना कुछ वाटर डिस्प्लेस किया होगा, पानी इधर उधर हुआ होगा। जितना पानी आपने डिस्प्लेस किया है और जितना पानी ने नीचे से आपकी तरफ में फोर्स लगाया है, तो जितना वो फोर्स लगाएगा ना वो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका नेट वेट कितना होगा, आपका नेट वेट होगा जो आपका एक्चुअल वेट था माइनस जो बायंट फोर्स था का वेट, ठीक, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका मतलब है जब भी किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या पार्शियली थोड़ी भी डूबी हुई होगी तो उसका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो अब इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर हमारा ब्रेन क्या है, एक तरीके से वो ब्रेन उसमें धंसा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर है। तो इसका मतलब ब्रेन का जो एक्चुअल वेट है उससे कुछ ना कुछ कम वेट हो जाएगा अब, बिकॉज द ब्रेन इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर हमारा ब्रेन क्या है, धंसा हुआ है, इमर्स्ड है। तो इसके कारण जो नेट वेट है हमारे ब्रेन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रॉम अबाउट 1400 ग्राम टू अबाउट 50 ग्राम। इतना हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयरफॉर द प्रेशर एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस। हमारे ब्रेन का जो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि हमारे ब्रेन का जो वेट है वो कम हो जाएगा। अगर ब्रेन के वेट की बात करें तो जो हमारे ब्रेन का वेट होता है ना, मेल के अंदर लगा लो फीमेल के अंदर लगा लो, दोनों के अंदर जो एवरेज वेट आता है निकल के वो आता है 1.3 kg, ठीक है। फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा कम दिमाग होता है, मैं फीमेल होके ये बात बोल रही हूँ, थोड़ा सा और लग रहा होगा, लेकिन जो मेल के अंदर होता है उसके अंदर जो हमारे ब्रेन का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो दिमाग का वेट है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक। उसके बाद है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, जो हमारा ब्रेन है वो भी क्या है, एक बॉडी का एक पार्ट है, बॉडी का एक ऑर्गन है। और हमारी बॉडी के ऑर्गन किससे बने हुए होते हैं, छोटी छोटी सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। अब पिछले चैप्टर के अंदर सारा पढ़ा ही इस चीज के बारे में है, क्या बॉडी के हर एक सेल क्या करती है, हर एक सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। वो क्या करेगी भाई, अगर सेल है वो अगर जिंदा है तो वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी वो प्रोड्यूस करेगी। अब वेस्ट प्रोडक्ट वो अपने अंदर तो जमा करके नहीं रख सकती, तो क्या करेगी, उसको बाहर निकालेगी। अब डिफरेंट टाइप के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए पूरी बॉडी में जो भी सिस्टम था उसके बारे में नहीं पढ़ना। अब जो ब्रेन की सेल्स ने वेस्ट को प्रोड्यूस किया है उसको हमें क्या करना है, ब्रेन से बाहर निकालना है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो वहां से वेस्ट को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा और फिर बाहर निकाल देगा। The one way to flow from the CSF to blood take potentially harmful metabolic and drugs and other substances away from the brain। ये क्या करता है कि देखो, one way flow from the CSF to blood take potentially harmful metabolic waste। ये क्या करता है, हमारे देखो जितने भी मान लो सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुआ है वो तो बाहर निकल जाएगा, के थ्रू ब्लड के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन मान लो कोई ड्रग्स लेता है, कोई कुछ भी करता है, ठीक है, कोई भी हार्मफुल चीजें खाता है तो वो उसके ब्लड में तो आएंगी, क्योंकि जो भी उसके अंदर जाएगा इंटेस्टाइन से ब्लड ही तो उसको अब्जॉर्ब करेगा और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाएगा। तो अगर उसने कोई ड्रग्स वगैरह लिए हैं तो वो हमारे ब्रेन को डैमेज ना कर दे, तो उससे भी प्रोटेक्शन करने का काम हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है। तो ये क्या करता है, हमारे ब्रेन की ओवरऑल प्रोटेक्शन करता है। तो हम बोल सकते हैं इसका काम एक तो प्रोटेक्शन का है, दूसरा ये क्या कर देता है, हमारे ब्रेन के वेट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है थोड़ा। और एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे इन सेल्स के अंदर जनरेट हुए होंगे तो उसको यहाँ से बाहर निकालने का भी ये काम करेगा, और किसी ड्रग्स का, किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस का इसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट ना हो उससे भी ये बचाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। अब इसका जो ब्रेन का देखो, अब तक किस चीज के बारे में पढ़ा है, ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के बारे में, कि भाई उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, उसका बचाव कौन कर रहा है। बचाव की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है।
तो उसको बचाने के लिए स्कल प्रेजेंट था, ये मीनिंग्स प्रेजेंट थी, और उसके बाद ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है। अच्छा, एक और छोटी सी पोर्शन बताती हूँ। जो हमारी स्कल है ना, स्कल, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है भाई? स्कल, ये खोपड़ी है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हमारी स्काल्प प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? हमारी स्कल, स्कल के ऊपर प्रेजेंट होता है स्काल्प, और स्काल्प के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हेयर। अब रिलेट कर सकते हो, सबसे ऊपर है हेयर्स, हेयर्स के नीचे जहां से हमारे हेयर्स जनरेट हुए हैं, उगे हैं, वो होगी हमारे स्काल्प। के नीचे कौन प्रेजेंट होगा? हमारे स्कल। स्कल के नीचे कौन प्रेजेंट होंगी? मीनिंग्स, और उसके नीचे प्रेजेंट होगा हमारा ब्रेन। कितने ज्यादा प्रोटेक्शन कर रखी है, ऊपर से हेलमेट पहन लेते हैं कहीं पे जाते टाइम, है ना? तो मतलब बहुत ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।